उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? आप अपना अक़ीदा ज़ाहिर कर रहा हूँ। वो उसने अपने अक़ीदे से लिखा था, लेकिन यह किताब हमारे हाथ से जा रही है तो कल हमसे कहा जाएगा कि ये आपके क्या ख़याल है इन लोगों के बारे में। पूरा लखनऊ का अदब है जो आपके पेश नज़र है, उस दौर को और इस दौर को दोनों को आप देख रहे हैं। इसके तनाजुर में आज के नौजवानों को मेरा आखिरी सवाल है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो इस वक्त नौजवान जो है वो पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे रहा और सबका कैंडा एक जैसा है। बहरहाल उसके बाद और भी मेरे अभी किताबें हैं, जैसे सरमाए गौहर, जिसमें हमने अपने 12 मरसिए हैं, 3 मुसद्दस हैं, करीब 75 सलाम हैं, रुबायात क़तात हैं और नज़में हैं। तो आपका सरमाया है, उसको इस पे हम आगे सवाल करेंगे जी, और वो आएगी। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने शायरी या मरसिया गोई, एक सवाल ये कि शायरी और मरसिया गोई का आगाज़ कब हुआ, और इसी से रिलेटेड सवाल है कि मरसिया ख़ानी आपने कब से शुरू की? मरसिया ख़ानी एक अलग मरहला है और मरसिया गोई और हाँ देखिए, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। मरसिया ख़ानी और मरसिया गोई अलग है, ये दोनों फ़न अलग अलग हैं। मरसिया ख़ानी भी एक फ़न है, इसको सीखा जाता है। तो बहरहाल सवाल आपने अच्छा पूछा है, और वो यूँ हुआ कि हमारे नाना शदीद साहब बाहर गए हुए थे, और अभी वो अंजुमन है, अंजुमन शुआराए हुसैनी। तो उस वक्त भी वो अंजुमन थी, और उसमें उस वक्त मुझे याद पड़ रहा है कि इशरत साहब, शोहरत लखनवी, वो उसके सेक्रेटरी थे, क्या थे, बहरहाल वही सब जमा करते थे। तो वो तरह लेके आए, तो वो तरह थी जितना जितना राह में खौफ व ख़तर बढ़ता रहा। मैं उससे पहले शेर व शायरी नहीं करता था, तो मुझे कुछ आसान लगा, और उसके बाद मैंने उसमें अशार कहे और यहाँ तक कि सलाम हो गया। अब जब सलाम हो गया तो अब ये था कि भाई इसको दिखाऊं कैसे, और मुझे देना था वो अंजुमन शुआराए हुसैनी को। तो मैं शहीद साहब पास गया। शहीद साहब हमारे नाना शदीद साहब के शागिर्द थे, और ख़ास शागिर्दों में, जबकि शदीद साहब के बहुत से शागिर्द थे, करीब 40-50 शागिर्द थे। लेकिन ये कि वो शागिर्द जिन्होंने मरसिया कहा उनमें शहीद साहब थे और अस्करी साहब जदीद थे। ये मरसिया गो शायर गुज़रे। तो मैं शहीद साहब पास गया, और ये ऐसे शागिर्द थे जो अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त करते थे। तो निकले, और उसके बाद खैर उन्होंने बिठाया, और मैंने जब अपनी गरज बताई कि चाचा इसमें आप इस्लाह कर दीजिए, तो वो कहने मियाँ मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके कलाम पर मैं इस्लाह करूं? तो मैंने कहा अरे कहने चाचा बहुत डांटेंगे मुझे। मैंने चाचा कहते थे शदीद साहब को, चाचा बहुत डांटेंगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे नवासे कलाम पे इस्लाह कर रहे हो। तो खैर भाई बहुत बज़िद हुआ, मैंने कहा नहीं वो मैं उनसे समझा दूंगा कि मैंने ज़िद की थी, ये है वो है। खैर उन्होंने कहा अच्छा पढ़िए, तो मैंने खैर वो अशार पढ़े, तो कहने नहीं माशाल्लाह से कोई कमी नहीं है और आप दे सकते हैं, और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं कि मैं इन अशार को और कुछ अच्छा कर दूं। बस जो आपने कहा है उसमें कोई फ़नी गलती नहीं है, वो आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो वो मैंने वो सलाम पहला कहा था। तो जितना जितना राह में खौफ व ख़तर बढ़ता रहा, उतना उतना शाह का ज़ौक़ सफ़र बढ़ता रहा। वाह, ये उसमें मैंने मिसाल लगाया था। ये जी, मतलब था कि जितना जितना राह में खौफ व ख़तर बढ़ता रहा, उतना उतना शाह का ज़ौक़ सफ़र बढ़ता रहा। तो इस तरह से वो सलाम मुकम्मल हुआ, और फिर मैंने और सलाम कहे, और जहाँ नाना पढ़ते थे तो वहाँ मैं पेशवानी में पढ़ता था, और उन्हीं का अंदाज़ मैंने इख्तियार किया। और क्योंकि मैंने यही सुना था, हमारे प्रोफेसर मसूद हसन साहब अदीब का ये कहना था, उन्होंने लिखा है किताब में,
और नैयर मसूद साहब ने भी जो फ़न मरसिया ख़ानी के ऊपर उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि शदीद साहब का पढ़ना जो था वो मीर अनीस से मिलता जुलता था। तो अब ज़ाहिर है मैंने कहा कि जब मीर अनीस से मिलता जुलता तो मैं भी कोशिश करता हूँ, तो वही मैंने रुख इख्तियार किया और आज भी उसी अंदाज में पढ़ा। पहला मरसिया आपने कहाँ पढ़ा, मतलब मरसिया ख़ानी के उससे? यूँ तो आप पेशखानी करते रहे, जी जी, बाकायदा मरसिए की मजलिस? हाँ, तो वो उसका भी ये सिलसिला है, क्योंकि हमारे नाना शदीद साहब इमाम बाड़े नाज़िम साहब में 25 रजब की मजलिस पढ़ते थे, जो बहुत कदीम मजलिस थी और जो मीर अनीस आला मकामा के वक्त से शुरू हुई थी, और पहले वो दिलाराम की बारादरी में होती थी, और लेकिन अली नवाब कदीम के ज़माने से वो मजलिस जो थी वो नाज़िम साहब के इमाम बाड़े में मुंतकिल हो गई थी। उसमें मुख्तलिफ़ जो बानियान होते रहे, जिसमें से कारी अली इब्राहिम साहब एक हुआ करते थे जो कि मिंबर के साथ में खड़े रहते थे और मरसिया शदीद साहब पढ़ते रहते थे। तो बहरहाल करीब सन 1978 में शदीद साहब का इंतकाल हुआ, तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि उस हद तक मरसिया मैंने नहीं मरसिया कहा था मैंने, और एक मरसिया कहा था जो कि मैंने शदीद साहब से उस पर इस्लाह ली थी, लेकिन उतना मैं परफेक्ट नहीं था, अपने को समझता था। तो उस वक्त ख़ानदान में हमारे अली मेहंदी साहब एडवोकेट बलरामपुरी मौजूद थे, तो उनसे हमारे मामू ने दरख्वास्त की कि आप बुज़ुर्ग ख़ानदान हैं तो आप इस मजलिस को पढ़िए। तो मेरे ख़्याल में करीब 3 साल अली मेहंदी साहब ने 25 रजब की मजलिस पढ़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बिठाल के कहा कि मियाँ एक तो देखिए मुझे बलरामपुर से आना पड़ता है, बड़ी मतलब उसमें दिक्कत होती है, और दूसरा ये है कि अब आप कोशिश कीजिए कि इस मजलिस को संभालिए, और मैं अगले साल से नहीं पढ़ूँगा और आपको नया मरसिया कहना है, समझे आप। तो बहरहाल ये कि उसके बाद से ये हकीर जो था वो मरसिया उस मरसिया ख़ानी उसमें अपना मरसिया मैंने पढ़ा, और आज तक मैंने करीब मेरे ख़्याल में 45 साल होने को आते हैं जो उसमें मैं मरसिया पढ़ता हूँ। और लेकिन ज़ाहिर है कि मरसिया कहना कोई आसान काम तो है नहीं कि मैं हर साल नया मरसिया नौतसनी पढ़ूँ। तो मैं अपना मरसिया पढ़ता हूँ या शदीद साहब का मरसिया पढ़ता हूँ। तो यानी हाथी कि मीर अनीस का भी मरसिया नहीं पढ़ता, इसलिए क्योंकि सब मीर अनीस का मरसिया पढ़ रहे हैं, हम भी मीर अनीस का मरसिया लेकर बैठ जाएं तो जाहिर है कि वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना मरसिया या शदीद साहब का, अपना मरसिया या शदीद साहब का मरसिया वो मैं पेश करता हूँ। अच्छा, कदीम शायरों में जी वो कौन शायर हैं जिनके कलाम ने आपको मुतासिर किया, चाहे उनको आपने देखा हो या न देखा हो, कलाम पढ़ा हो, जिनसे आप बहुत मुतासिर हों? देखिए मेरा जो पसंदीदा शायर है वो तो इकबाल और जोश हैं। अच्छा, इकबाल और जोश हैं। मेरे ख्याल में इकबाल को तो आपने देखा भी नहीं होगा। नहीं ना, इकबाल को देखा न जोश पाकिस्तान चले गए। जोश पाकिस्तान चले गए, बहरहाल मेरे सामने उनका इंतकाल हुआ होगा, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो 1955 की है। 22/4/1955 की है, तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जोश को मैं पसंद करता हूँ ज़्यादा। और इकबाल का वो जो शिकवा जवाबी शिकवा, वो जब तालिब इल्म के ज़माने में पढ़ा था तो उसने दिल पे असर किया था। और जोश का एक सलाम मैंने एक रिसाले में पढ़ा, क्या नमाज़े शाह थी अरकान ईमानी के साथ, दिल भी झुक जाता था हर सजदे में पेशानी के साथ। तो मुझे बहुत पसंद आया ये शेर, और मैंने उसके ऊपर फिर एक सलाम कहा इसी तरह में कि क्या मोहब्बत शाह को थी अहमद सानी के साथ, खो दिया नूरे नज़र भी उनकी क़ुरबानी के साथ। तो अब इससे ज़ाहिर होता है कि भाई हाँ मुझे जोश कितना पसंद थे कि वो उनका वो शेर मुझे इतना पसंद आया कि उसी तरह के ऊपर मैंने भी एक सलाम कहा, और वाकई में वो शेर बहुत ही लाजवाब है। तो इस तरह से अब इसमें इस ज़ैल में मैं आपसे कुछ और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मीर अनीस के ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है। भाई सबसे बड़े तो मुंशी प्रेम नेवल किशोर ने उनकी सब जिल्दें छापी, और लेकिन उसके बाद हमारे मसूद हसन साहब अदीब, इन्हीं ने भी बड़ा काम किया, इन्हीं ने बहुत काम किया अनीस के ऊपर, और अकबर हैदरी कश्मीरी ने भी बहुत काम किया है।
और लेकिन उसमें सबक़त जो ले गए मसूद हसन साहब, अदीब ले गए सबक़त, कि उन्होंने सिर्फ कलाम अनीस को ही नहीं बचाया है, बल्कि उन्होंने मकान अनीस को भी बचाया और मज़ार अनीस की भी तामीर की। और मेरे ख़्याल में बहुत ही कम लोगों को इसका इल्म होगा कि 1974 में मीर अनीस साला यादगार मनाई गई और मसूद हसन साहब ने इतनी जांफिशानी की उसमें कि जो मकान अनीस था उसके जब शहतीर वगैरह जो थे सब बिल्कुल दीमक खा गई थी, तो उन्होंने सारे शहतीर उसके बदलवाए और उसके बाद उन्होंने ऊपर से स्लेपें डलवाई। तो ऊपर से मतलब एक नया एक तामीर हो गई और नीचे से पुरानी तामीर रही देखने में। और उसके बाद वो मज़ार अनीस की तामीर करवाई और वो सारे वो इंतज़ामात उन्होंने साला यादगार के किए थे। और यहाँ तक कि उन्होंने एक काम बहुत बड़ा किया कि पोस्टल डिपार्टमेंट से, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से टिकट जारी करा, वो मीर अनीस डाक टिकट जारी कराया 25 पैसे वाला। और मुझे याद है, मैं चूँकि उस वक्त ये करीब मैं इंटर में कर चुका था, तो इतनी समझ थी मेरी, तो मैं अपने नाना के साथ में उस प्रोग्राम में शामिल था। तो वहीं मज़ार अनीस के ऊपर एक टेम्परेरी पोस्ट ऑफिस बनाया गया था, बाकायदा पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा था उसमें, डाकघर, और वहाँ से वो डाक टिकट सेल हो रहे थे, लोग वहाँ से ख़रीद रहे थे विंडो से। और फर्स्ट डे कवर भी वहाँ से इशू हुआ था, तो फर्स्ट डे कवर भी मिल रहा था। लेकिन फर्स्ट डे कवर के ऊपर 2 नाम थे, एक अहलिया बाई होलकर और उसके बाद मीर बाबर अली अनीस। तो ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा था मसूद साहब का, लेकिन वो इतना अलील थे कि उस प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो पाए थे। और ये ज़माना वो था कि उस वक्त नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और वही सिदारत कर रहे थे, नारायण दत्त तिवारी जी। और उन्होंने एक डाक टिकट की पूरी एल्बम जिसमें पूरे शीट लगे हुए थे, वो हमारे नाना शदीद साहब को दिए थे। और उस वक़्त का बहुत ही मशहूर शायर उमर अंसारी, जो कि नज़रियाती फ़र्क था, लेकिन उन्होंने मीर अनीस पे जो नज़्म पढ़ी तो उसका जवाब नहीं हो सकता। तो उन्होंने पढ़ी और जनाब शदीद साहब से दरख्वास्त की गई कि आप मीर अनीस का कलाम कुछ पेश करें। और उनसे कान में चुपके से, मुझे याद नहीं किन साहब ने कहा कि सिर्फ फ़ज़ाइल के बंद पढ़िएगा, क्योंकि मखलूत मजमा है कि उसमें अहले सुन्नत भी थे, अहले हनूद भी थे, और ये आपके रामलाल जी वगैरह भी थे सब, तो अली जवाद ज़ैदी साथ ये सब मौजूद थे। तो नाना हमारे बहुत ही वज़ादार इंसान थे। उन्होंने कहा देखिए मैं ज़ाकिर हुसैन हूँ, मैं मजलिस पढ़ता हूँ। अब ये स्टेज है, स्टेज पर बैठ कर तो एक तो मैं पहले पढ़ूँगा नहीं, यहाँ पर मेंबर नहीं आ सकता है, तो कम से कम कुर्सी एक मंगाई जाए, कुर्सी पर बैठ के मैं पढ़ूँगा। और आप मुझे वक्त बताइए कि मुझे 10 मिनट पढ़ना है या 15 मिनट पढ़ना है, मैं फ़ज़ाइल भी पढ़ूँगा और मसाइब भी पढ़ूँगा। मुझे आप वक्त बताइए, मैं वक्त के अंदर अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। तो बहरहाल कि उनकी बात मानी गई और उसके कुर्सी लाई गई और उन्होंने मीर अनीस के कलाम से वो फ़ज़ाइल के बंद और मसाइब के बंद पढ़े। तो ये हुआ। अच्छा, वो साला यादगार तो ये लखनऊ में मनाई गई बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन कई जगहों पर वो प्रोग्राम्स हुए। उसमें चूँकि मसूद हसन साहब ने कमेटीज़ बना दी थी हर जगह, तो फैज़ाबाद में भी एक खमसा मजालिस का इनेकाद किया गया था, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया था। लेकिन कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पर एक वो है बीबी अनारों का इमाम बाड़ा। तो बीबी अनारों के इमाम बाड़े में 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया था। और यहाँ से लखनऊ से जनाब शदीद के साथ में मैं था और उनके शागिर्द अस्करी साहब जदीद थे, और शोरा में जर्रार अकबर आबादी थे और कासिम शब्बीर नसीराबादी थे। और वहाँ की जो निज़ामत की थी वो राकिम लखनवी एक हुआ करते थे, उन्होंने उसकी निज़ामत वहाँ पर की थी।
और मजालिस में अंजुम कद्र, प्रिंस अंजुम कद्र और कौकब कद्र वगैरह ये तशरीफ़ लाते थे। अल्लामा जमील मजहरी वो तशरीफ़ लाते थे और मजलिस के बाद जो कमरे में बैठ के चाय पानी होता था और कुछ अपने गुफ्तगू होती थी। तो उसमें एक चीज़ साथ में मैं अर्ज़ करता चलूँ, तो मैंने एक सलाम पढ़ा तो जमील मजहरी साहब ने बहुत तारीफ़ की और यहाँ तक कि मजलिस में तारीफ़ की, फिर जब कमरे में तब भी तारीफ़ की और उसके बाद उन्होंने मदू किया कि तशरीफ़ लाइए घर पे। तो खैर हम लोग गोरा चांद रोड के ऊपर उनका मकान था, तो हम अपने नाना के साथ वहाँ गए। तो वहाँ भी उन्होंने साहब वही शुरू किया कि मियाँ बहुत ज़बरदस्त सलाम आपने पढ़ा, बहुत ज़बरदस्त सलाम पढ़ा। तो मैं खटक गया, मैंने कहा कुछ मामला है, या तो कहीं पर मुझसे गलती हुई है कोई जिसको ये बार बार कर रहे हैं, या इनको क्या कहते हैं ये उम्मीद नहीं है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ। वही हुआ कि उन्होंने दौरान गुफ्तगू कर लिया, मियाँ एक मिसरा है ज़रा उसके ऊपर एक मिसरा लगाइए। तो नाना दूर बैठे तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मतलब इशारा ये किया कि ये इम्तिहान है तुम्हारा। तो खैर लेकिन मौला की अता भी देखिए, इंसान खुद कुछ नहीं होता है। शायरी के लिए आप मिसरा एक ढूंढते रहिए, नहीं लगेगा। अभी मीर अनीस के लिए मशहूर है कि वो एक मिसरा नहीं लगा पा रहे थे जो उनकी वालदा ने लगा दिया, संदल से मांग बच्चों से, यार अब रसूल पाक की खेती हरी रहे। उन्होंने कहा संदल से मांग बच्चों से खेती भरी रहे। तो अब मीर अनीस जैसा शायर वो मिसरा नहीं लगा पा रहा है, तो अब जाहिर है कि ये अता होती है। बाद जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा हुजूर इनायत हो मिसरा। तो वो थोड़ा मतलब नाबीना से हो गए थे, बीनाई कम हो गई थी। कहने कि आप ये मिसरा ये है कि दोनों आँखें हैं मेरी तस्नीमो कौसर का जवाब। दोनों आँखें हैं मेरी दोनों आँखें हैं मेरी तस्नीमो कौसर का जवाब। अब मुझे खुद ताजुब होता है कि फ़ौरन जहन में मिसरा आया कि उनमें पानी इनमें है अश्के गमे सिब्ते रसूल, दोनों आँखें हैं मेरी तस्नीमो कौसर का जवाब। वाह, समझा। तो अब जैसे ही ये मिसरा मैंने लगाया तो वो बेचारे ज़ईफ़ थे, लेकिन उठ के मुझे उन्होंने गले लगाया और फिर वो अपने दिल का हाल बयान किया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सलाम आपका हो सकता है, लेकिन ये कि आपने आज ये साबित कर दिया कि नहीं माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कहते हैं। तो इस तरह से ये बहरहाल कोशिश रही और बहरहाल आज तक। अच्छा ये बताएं कि ये तो कदीम शुअरा की बात हो गई जिसमें आपने ज़िक्र किया जोश का, इकबाल का, फिर जमील मजहरी साहब का भी तज़किरा आया। आपके मासिर लोगों में किन से आप मुतासिर हैं, जो आपके हम उम्र हों, आपके हम असर हों? यह आपका सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत टेढ़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि जो इस वक्त बहुत बड़े मरसिया ख़ान और मरसिया गो समझे जा रहे हैं, जब जो अशरा नाज़िम साहब के इमाम बाड़े में होता है, ये हाफिज़ अली साबिर इसके बानी हैं, और शिया कॉलेज ओल्डवाइज में ये अशरा होता था। उस अशरे में हमारे नाना शदीद साहब, मुहज़्ज़ब साहब, मोहसिन ज़ुल्क़दर जौनपुरी साहब, काज़िम अली ख़ान साहब, और एक मसूद हसन साहब थे जो जुबली कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो ये सब पढ़ते थे। और शदीद साहब के इंतकाल के बाद वो 8 तारीख़ की मजलिस जो थी वो इस फ़कीर को मिली, और साबिर साहब बहुत खुश हुए, कहने बेटा तुम हमारे स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं शिया कॉलेज वर्ल्डवाइज में भी पढ़ा था। और साबिर साहब मुझे बहुत चाहते थे, यहाँ तक कि समझ लीजिए जो कॉलेज की बैतबाजी की टीम थी उसमें भी मैं था, और जो डिबेट की टीम थी तो उसमें तो 2 ही लोग थे, तो हम हुआ करते थे और एक जुल्फ़कार तिरमिज़ी साहब मरहूम, अच्छा, जो शिया कॉलेज में लॉ डिपार्टमेंट में लेक्चरर थे। तो हम दोनों को तकरीरें वो लिख के देते थे और ऑफिस में बिठाल के याद कराते थे। अच्छा या तो बहरहाल ये कि उन्होंने वो 8 तारीख़ की मजलिस कही कि तुमको पढ़ना है, तो वो मैं मजलिस पढ़ता था। और उसके बाद हैदर नवाब जाफ़री साहब भी पढ़ते थे। तो लेकिन और जिनका नाम इस वक्त लिया जाता है बड़े ज़ोर शोर से, वो उस वक्त सामीन में भी नहीं हुआ करते थे। तो
अब हैदर नवाब साहब जाफ़री का जिक्र आया तो बहरहाल उनके सिलसिले में भी कुछ अर्ज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी खिदमत मरसिए के लिए बहुत हैं और उनके साथ भी मैं काफ़ी दिनों तक मैं जुड़ा रहा और हमारे उनके घरेलू ताल्लुकात थे और उसकी कई वजहें थीं। एक तो वो हमारी फूफी की यहाँ वो ट्यूशन पढ़ाते थे तो घर में उनका आना जाना था। फिर उसके बाद हमारे फूफीज़ाद भाई, उनकी अमीनाबाद में दुकान है, न्यू कलकत्ता बुक हाउस थी पहले वो, अब कलकत्ता साइंटिफिक स्टोर के नाम से है। उस दुकान पर काफ़ी अरसे हैदर नवाब साहब जाफ़री ने जॉब की है। और फिर जब इन्हीं ने मरसिया पढ़ना मतलब ये कि चाहा सीखें तो पहले मुहज़्ज़ब साहब पास तशरीफ़ ले गए थे और मुहज़्ज़ब साहब भी चूँकि हमारे नाना लगते थे और हमारे बिल्कुल करीबी रिश्तेदारी है, तो मुहज़्ज़ब साहब ने कहा कि मियाँ आपको अगर पढ़ाई सीखना है तो आप भाई सज्जाद के पास जाइए और मैं कह दूँगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई हैदर नवाब आएंगे तो आप इनको मरसी की पढ़ाई सिखाएंगे। तो हैदर नवाब भाई आते थे, मैं उनको भाई कहता था, हैदर नवाब भाई, और वो आते थे और मैं ख़ुद दरवाज़ा कमरे का खोलता था और पानी और चाय वगैरह ले जाकर देता था। ये सिलसिला करीब 1 साल तक कम से कम चला। तो बहरहाल ये था। फिर यहीं पर नहीं बात हुई, बल्कि चूँकि इतनी क़ुर्बत थी और उस वक्त ये जॉबलेस थे तो यहाँ ये पुराना चबूतरा कहलाता है जो रस्तुगी टोला नहीं है, तो वहाँ पे एक वक़ार साहब हुआ करते थे जो वो जीपीओ में सेक्शन ऑफिसर थे। अच्छा। तो नाना के ताल्लुकात थे तो उन्होंने उनसे कह के हैदर नवाब साहब को जीपीओ में सर्विस दिलवाई। अच्छा, जनाब शदीद जो थे वो भी जैसे आज हुसैनाबाद ट्रस्ट में लोग मतलब ज़ाकरी करते हैं, तो नाना भी हमारे करते थे और वो, लेकिन उनकी पोस्टिंग यहाँ दयानतदौला की करबला और मियाँ दराब का इमामबाड़ा, 2 जगह, मौलवीगंज, इन 2 जगहों पर पढ़ते थे वो। तो वो आखिर उम्र में वो दूर आना होता था और फिर ज़ाहिर तनख्वाह को खासने में एक सवाबन पढ़ते थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पढ़ा करो, लेकिन उस वक्त हमारी तालीम चल रही थी तो हमारी वालदा ने कहा कि बहरहाल कि अभी उसको इस लाइन पे ना डालिए, अभी उनको तालीम मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो बहरहाल फिर उन्होंने एक ख़त लिख दिया था और हैदर नवाब साहब जाफ़री को वो ख़त दिया था कि जाके वक्त में दे देना, और उसमें ये लिख दिया था कि भाई मेरी जगह पर इनको कर दिया जाए अपॉइंट। तो वो मजलिसें फिर हैदर नवाब जाफ़री साहब पढ़ने लगे थे। ये जो उन्होंने बाद में मरसिया खानी वगैरह बनाई थी तो इसमें मैं उनके बिल्कुल शाना बशाना रहता था। हद ये कि मस्जिदों में जाके वो कैलेंडर जिसमें मजलिसों का प्रोग्राम होता था वो मैं टांगता था, और वो कैलेंडर हमारे फूफा मेहंदी हुसैन साहब थे, उनका प्रेस था ओडियन सिनेमा के पास, वो छापते थे, क्योंकि ये हैदर नवाब साहब और सैयद रज़ा ये ज़ैनबिया वाले और क्या कहते हैं हमारे फूफा मेहंदी हुसैन साहब, ये सब उठना बैठना साथ में था। तो वो भी सवाबन उस कैलेंडर को छापते थे। सुना है शदीद साहब को, मैंने नहीं सुना है जी। गज़नफ़र इरशाद नक़वी साहब से आप वाकिफ़ होंगे, मौलाना अब्बास इरशाद साहब के चचा हैं। जी। उन्होंने मुझे शदीद साहब का एक वाक़या बताया कि वो कानपुर तशरीफ़ ले गए तो कोई एक बंद लोगों ने पसंद किया, हुजूर फिर से मुकर्रर, तो वो बंद उन्होंने फिर से पढ़ा। तो वो कह रहे थे कि जब फिर से पढ़ा तो वो सारे ज़ाविये बदल गए जो पहले बंद में थे, अंदाज़ बदल गया। तो लोगों को और जुस्तजू हुई तो उन्होंने 7 बार पढ़ा जी। 7वीं बार के बाद उन्होंने कहा बस इसके बाद गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल वो एक ऐसे पढ़ने वाले थे और आपने उनसे हासिल किया है, देखा है सब कुछ, उन्हीं, आप कह रहे हैं कि उन्हीं की तरबियत है। तो एक पूरा लखनऊ का अदब है जो आपके पेश नज़र है, उस दौर को और इस दौर को दोनों को आप देख रहे हैं। इसके तनाजुर में आज के नौजवानों को मेरा आखिरी सवाल है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं नौजवानों को नहीं बल्कि बुज़ुर्गों को भी पैगाम दूंगा। सही। इसलिए क्योंकि ये जो इस वक्त जनरेशन चल रही है जिसमें हम आप हैं, ये सब बुज़ुर्गों ही की लाइन में आ गए हैं। तो अगर आप तज्ज़िया कीजिए
तो बुज़ुर्ग ही उर्दू से नाबलद हैं। हाँ, सही फरमा रहे हैं आप। 90% बुज़ुर्ग जो हैं उनसे पूछिए उर्दू तो कहेंगे हाँ नहीं बोलते सब हैं, हाँ, लेकिन उर्दू जानना लिखना पढ़ना समझना वो अब हमारे बुज़ुर्गों में भी मौजूद नहीं है। हाँ। मतलब चंद बुज़ुर्गों में, सबको नहीं कह रहा हाँ, हूँ, लेकिन ज़्यादातर बुज़ुर्ग जो हैं वो भी नाबलद हैं। नाबलद। तो अब नौजवान तो नाबलद है ही है। अच्छा, और इस वक्त जो मरसिए की हालत है, तो देखिए मरसिया पढ़ लेना ही सिर्फ एक फ़न नहीं है, बल्कि मरसिया ख़ानी ख़ुद एक फ़न है। और मैं तो समझता हूँ, देखिए मैं जनाब शदीद का मदाख़ा हूँ क्योंकि नाना थे हमारे, लेकिन अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो मैं ज़ुल्क़दर जौनपुरी साहब की भी मदाह करूँगा कि उनकी पढ़ाई भी लाजवाब पढ़ाई थी। और उनके बेटे एहसन जो हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बताना उनका बहुत अच्छा है। तो देखिए मेरा वो नहीं है कि मतलब बस हम ही हम हैं। अगर कोई भी अच्छा कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे। तो ये मुझे मोहसिन साहब का पढ़ना भी बहुत पसंद है। और ज़ाहिर है कि शदीद साहब और का पढ़ना तो अपनी जगह पर एक मुनफरिद था, वो है। तो इस वक्त नौजवान जो है वो पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे रहा और सबका कैंडा एक जैसा है। और ऐसा कैंडा है कि लगता है कि जैसे खींच रहे हैं कोई चीज़, मिसरे को जैसे कि अजीब तरह से खींच रहे हैं, जबकि उसमें मिसरे को उतार चढ़ाव अगर आदमी नहीं भी बता रहा है तो मिसरे इस तरह से अदा किए जाएं कि सामीन उसको समझ लें। तो अब वो हर चीज़ में आगे आके जैसे गच्चा खा रहा है। जितने भी हैं पढ़ने वाले सबका एक कैंडा है, समझे आप। अब वो अब खैर जैसे हमारे अब जैसे कोई है तो अब वो सिर्फ ये नहीं होता है कि आप माइक के इधर ये यूँ हाथ चलाते रहिए, सिर्फ हाथ चलाते रहना जो है मरसिया ख़ानी नहीं है, बताना नहीं है, समझे आप। या खाली हाथ कपा रहे हैं उसके बाद ही यूँ ये पूरे मजलिस में ये 3 अदाएँ होती हैं कि उसके बाद फिर तो बहरहाल वो अपना अपना एक अंदाज़ होता है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप लाख वो कहिए तो मतलब सिर्फ ये है कि जो मरसिये का बंद है, जो कहना चाह रहा है उसके तासुरात आप बयान कीजिए। और मरसिये का जो फ़न में बताया गया है कि मिंबर पे एक नशिस्त होती है कि आप ऐसे बैठें कि अब ये नहीं कि अब कोई चीज़ है तो उसको आप ज़मीन से उठाए ले रहे हैं, और समझे आप। और बिल्कुल अगर मिंबर पर बैठे हुए हो, उसमें जंग दिखा रहे हैं, तो आपने उसको दांव लगा दिया आपने बैठ के वहीं मिंबर पर। मैंने देखा है कि एक दफ़ा मजलिस में सुन रहा था तो वो एक साहब ने क्या किया कि मरसिये को तो उन्होंने यूँ रखा। हमने कहा अब देखो भाई क्या करने जा रहे हैं ये, और उन्होंने साहब वो हज़रत पहलवान का वो बता रहे थे, उन्होंने यूँ किया और यूँ करके उन्होंने उसको फेंक दिया। बिल्कुल ही समझ लिया कि वो दांव उन्होंने मिंबर पर लगा दिया बैठ के। तो जाहिर है कि ये मिंबर इसकी इजाज़त नहीं देता है, समझे मिंबर। और बस ये है कि आप बिल्कुल यानी समझ लीजिए कि जिस्म भी हरकत करे लेकिन बहुत ज़्यादा हिलिए डुलिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ अबरुओं के इशारे से आप अपना जो मिसरा है उसको अदा करें। और कहीं कहीं पर हाथ से भी आप जो है, अब तलवार है तो अब तलवार मतलब इशारा होना चाहिए कि भाई तलवार आप खींच रहे हैं। मैं खुद आप यूँ मार मरसिया ख़ां तो नहीं हूँ, ज़ाकिर ज़रूर हूँ, तो कुछ अंदाज़ा तो थोड़ा बहुत ज़ाकिरी की वजह से कि कैसे क्या अदा हुआ। एक ज़ेड बुखारी का वीडियो मैंने देखा था, वो पाकिस्तान के थे, वो मीर अनीस का मरसिया पढ़ रहे थे, साकित बैठे थे, सिर्फ अबरू और आँखों के इशारे से वो बता रहे थे और कोई इशारा ही नहीं था, लेकिन वो असरात थे सिर्फ आँखों की गर्दिश और अबरू, जी इतने में उन्होंने पूरा मरसिया पढ़ दिया। तो मुझे लगा कि ये भी मतलब साहिब फन नहीं साहिब ना। देखिए हर चीज़ के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मरसिये के लिए एक तो आवाज़ भारी होना चाहिए, भारी होना चाहिए,
और थोड़ा सा जसामत भी होना चाहिए। क्योंकि ज़ेब मिंबर जब आप हुए हैं तो उसका भी बहुत असर पड़ता है, समझे आप। लेकिन ज़्यादा तसन्नुत बनावट नहीं अच्छी लगती है कि उसमें एक अंगोछा भी पड़ा हुआ है, तो अंगोछा तो वो बिल्डर भी डालने नहीं घूम रहा है। अब आप काला डालें हैं या हरा डालें हैं वो अलग, लेकिन ये अंगोछा कहाँ से आ गया? तो अब जाहिर है कि वो अदब व आदाब जो हैं वो अब नहीं हैं। तो मैंने बुज़ुर्गों की बात की कि वो उर्दू से नाबलद हैं, तो नौजवान तो खैर बहुत ही दूर है। तो उस नौजवानों को ये चाहिए कि भाई वो थोड़ा जैसे और चीज़ें सीख रहे हैं तो वो उर्दू भी सीखें, क्योंकि उर्दू अगर नहीं सीखेंगे तो जाहिर है कि वो अल्फाज जो पहले मरसी में पढ़े जाते थे तो अब वो तो खैर बहुत से मतरूक हो गए हैं। अब मिसाल के तौर पर मरसिए में लफ्ज़ कावा आया, तो अब लफ्ज़ कावा जो आया तो अब जो नहीं जानता हो कहेगा ये कावा, वो तो कावा समझेगा नहीं, वो तो कौवा समझेगा हैं कि ये क्या, ये कावा क्या, घोड़े को कावे पे लगा दिया। अब वो कहेंगे कावे पे क्या लगाया, कहाँ पर क्या लगा दिया, कहाँ बांध दिया हैं। तो इसी तरह से अब लफ्ज़ डांडा है तो अभी कहेंगे भैया डंडा है, डांडा क्या है। तो ऐसे अल्फाज को ना इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये कि बहरहाल बिल्कुल हम सादा उर्दू भी नहीं लिख सकते हैं मरसिया। अब मीर नफीस का मरसिया है जनाब कासिम का हाल का गालिबन, तो वो मुझे मिसरा तो नहीं याद, ये कह रहे हैं सर दिखा के पालट मारा। हाँ, पालट मारा। तो अब ये पालट कोई जानता ही नहीं है, तो वो उसके लिए तो सर दिखा के मतलब ये कि पालट नीचे ये पिंडी पे मार दिया, तो उसको पालट, इस तरह के अल्फाज तो हैं उसको थोड़ा। लेकिन फिर भी आपका ये पैगाम है नौजवानों के लिए कि उर्दू ज़रूर सीखें ताकि हुसैनी अदब से वाकफियत भी रहे और मरासी जो हमारी मीरास हैं उससे दिलचस्पी। मैं भी एक मेरी राय है उससे कहाँ तक आप मुत्तफ़िक़ होंगे, जैसे तमाम चीज़ें मजहबी किताबें हिंदी में और इंग्लिश में आ रही हैं, तो अगर मरसिए भी हिंदी में आए तो जो उर्दू नहीं पढ़े हुए लोग हैं पढ़ लेंगे। पहले तो कोशिश करें कि उर्दू पढ़ना जाने, सीखें। लेकिन अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो कम से कम वो हिंदी में ही वो उन चीज़ों को पढ़ें, मरसियों को। भाई जैसे कुरान मजीद हिंदी में आ गया तो क्या मरसिए नहीं हिंदी में हो सकते? बिल्कुल हो सकते। तो उससे ये है कि मरसिए को और फ़रोग़ होगा। जी, समझे आप। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अली इमाम गौहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया अल गदीर चैनल को। अल गदीर चैनल की टीम आपकी शुक्रगुज़ार है। अगली किसी नशिस्त में हम किसी और महबूब शख्सियत से रूबरू होंगे। नाज़रीन किराम, इजाज़त दीजिए ग़ुलाम हुसैन सदफ़ जौनपुरी और हैदर रज़ा को। वस्सलाम। नाज़रीन कराम, आपके खुलूस और मोहब्बत से इस चैनल को बहुत कामयाबी मिल रही है। आपसे ये गुजारिश है कि ये जो QR इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको गूगल से स्कैन करें और तमाम तर प्रोग्राम देखें। हमारी हौसला अफजाई फरमाने के लिए बहुत शुक्रिया।